गुड मॉर्निंग और 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। मानस जायसवाल और अमित सेठ पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। उनके अलावा ट्रेड बुल्स से सचिन उत्तेकर और निर्मल बैंक से विकास सालुंके जुड़ेंगे अपनी ट्रेड्स के लिए। मार्केट और बजट पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के CIO ताहिर बादशाह। तिमाही नतीजों पर 2 कंपनियों के मैनेजमेंट से बात होगी। हमारे साथ होंगे एंजल वन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश ठक्कर, साथ ही L&T फाइनेंस के MD एंड CEO सुदीप्ता रॉय से भी होगी एक बातचीत। लेकिन पहले एक नज़र जरा मार्केट पर। मार्केट में अच्छी रिकवरी, खासतौर से निफ्टी और बैंक निफ्टी में डे लो से शानदार रिकवरी। हालांकि मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी डीप लॉसेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी में लोअर लेवल से करीब करीब शानदार रिकवरी, 100 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी निफ्टी में। बैंक निफ्टी में करीब करीब 300-400 पॉइंट की रिकवरी इस समय। वीरू जी हाँ, तो ये अब तक की अगर आप देखें एक छोटी सी समरी थी। और अब एक काम करते हैं, पहले ट्रेड्स को कलेक्ट कर लेते हैं। हमारे चारों मेहमान आपके स्क्रीन पे इस वक्त आएंगे, सचिन उत्तेकर और विकास सालुके जी, अमित सेठ, मानस जायसवाल। अभी चारों मेहमान स्क्रीन पे हैं। ट्रेड्स को पिक कर लेते हैं, काम करते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड इस वक्त का? Good morning, Virendra ji. Good morning, Anuj ji. And good morning to all the panelists. Clearly, I think यहाँ पर फोकस निफ्टी बैंक पे देना चाहिए, स्पेशली बिकॉज पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर एक इनसाइड बार सीक्वेंस थी। तो सीक्वेंस से कहीं जाकर एक एक्सपेंशन के चांसेस नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टिंग रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पर आज के सत्र में निफ्टी बैंक में स्पेशली दिखाई दे सकता है। तो उसी लिहाज से जिस तरीके से एक डोमिनेंट ट्रेंड नजर आ रहा है अर्ली पार्ट ऑफ द डे, यहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स पे ही आपको ध्यान देना है। तो पहला स्टॉक मेरे रेडार पे आया है, वो स्टॉक है SBI का। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, एक अच्छे हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस में ये स्टॉक लॉक्ड इन रहा था। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में एक काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन था, वो स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन का हाई इसने निकाल दिया है। एंड जिस तरीके से मार्केट का मूड है, मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 930 के पार भी हो जाना चाहिए। यहाँ पर SBI में खरीदारी करने की सलाह होगी 885 के स्टॉप लॉस के साथ। पोजिशनल टारगेट होगा यहाँ पर 930 का, बट इंट्राडे में मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 900 के आसपास का एक स्विंग कॉन्फिडेंटली नजर आ सकता है। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे आया है वो है बजाज फिनसर्व का। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 8 हफ्तों की कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट एस्टैब्लिश होते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये स्टॉक कॉन्फिडेंटली अपने 1600 लेवल के ऊपर ट्रेंड हो रहा है, तो जल्दी एक अच्छा स्विंग बन सकता है टूवर्ड्स 1700। बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 1660 के टारगेट के लिए यहाँ पर मोमेंटम चेस किया जा सकता है 1605 के स्टॉप लॉस के साथ। ये सचिन जी के 2 ट्रेड्स पूरे हो गए। अब अगले ट्रेड्स को पिक करते हैं। सचिन जी ने यहाँ पे बजाज फिनसर्व को लॉन्ग साइड पे पिक किया है। विकास, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, अनुज जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। मेरा पहला बाय कॉल रहेगा अपोलो टायर। अपोलो टायर पे एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट में देखने मिल रहा है और मुझे लगता है मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। 572 के टारगेट के लिए अपोलो टायर को यहाँ पे बाय करना है। 545 का आज के डे लो का स्टॉप लॉस लगा के इसमें पोजीशन बनाए जा सकते हैं। एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। दूसरा रहेगा LICI। यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे उसने 1100 के ऊपर के मोमेंटम कैरी कर चुका है लास्ट डे में, तो वहां से एक अच्छा मोमेंटम कैरी करेगा। मुझे लगता है 1190 1200 के टारगेट के लिए इसको अभी भी बाय कर सकते हो। LICI यहाँ पे बाय करना है। नीचे में 10 से 80 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाना है, जहां से आज इंट्राडे में भी एक अच्छा पुल बैक रैली देखने मिली थी और अब वापस एक अपर रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो 1200 के टारगेट के लिए LICI को यहाँ पे बाय करना है 1080 के स्टॉप लॉस। ओके, चलिए अब चलते हैं मानस के पास। मानस, आपकी 2 पिक्स? देखिए, सबसे पहले तो SBI पे खरीदारी करने की राय रहेगी अनुज जी, क्योंकि यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट SBI लाइफ में देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 1619 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और टारगेट अब आपको सीधे 1700 रुपए के सेट करने हैं SBI लाइफ में। दूसरा स्टॉक है फेडरल बैंक का। यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। ट्रेंड तो पहले से पॉजिटिव है, हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। तो फेडरल बैंक में 195 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 203 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अमित जी, थोड़ा समय का अभाव है, क्विकली आपकी 2 कॉल्स इस समय की। जी अनुज जी, पहला स्टॉक रहेगा बिरला सॉफ्ट। एक पॉज के बाद वापस यहाँ पे एक अप ट्रेंड देख रहे हैं। 731 का इसका प्राइस है।
720 का स्टॉप लॉस रहेगा, 750 का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक, एक राउंडिंग पैटर्न और 10 डेमा के ऊपर आ रहा है। तो 1245 का प्राइस है, स्टॉप लॉस 1230 और टारगेट 1275 के आईसीआईसीआई बैंक। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एल&टी फाइनेंस के नंबर्स की बात करते हैं। कंपनी ने अच्छे नंबर्स डिक्लेयर करे हैं। 23% कंपनी की ब्याज से आय बढ़ी है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन और एसेट क्वालिटी में भी अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। स्टॉक आज करीब करीब आधा % ऊपर है। इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एल&टी फाइनेंस के एमडी और सीईओ सुदीप्ता रॉय जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग रॉय साहब, शो में जुड़ने के लिए। FY25 के लिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर आपका क्या व्यू है? क्या कॉस्ट प्रेशर और रेगुलेटरी कंप्लायंस का यहाँ पर थोड़ा इम्पैक्ट दिखेगा आपको आगे जाते हुए? देखिए, हमारा गाइडेंस है कि जो एनआईएम है, निम्स एंड फीस का अगर बात करें टोटली, तो हमारा कोशिश है कि ये 11% प्लस रेंज में रहे। अगर आप देखेंगे कि इस क्वार्टर में हमारी जो स्टैंड अलोन निम है उसमें थोड़ा इंक्रीज आया है, क्योंकि हमारे जो रिटेलाइजेशन परसेंटेज है वो लास्ट क्वार्टर से 94% से 95% गया है। तो जैसे जैसे फुल रिटेलाइजेशन होता जाएगा, निम्स थोड़ा एक्सपैंड होता जाएगा। और कॉस्ट ऑफ फंड्स एक्चुअली काफ़ी स्टेबल रहा है। कॉस्ट ऑफ फंड्स सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2 बेसिस पॉइंट्स भी उसमें इंक्रीज आया है। और अगर फीस देखें तो हमारा फीस थोड़ा गिरावट है इस क्वार्टर में, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में एक थोड़ा वन टाइम फी एक्रूवल था, लेकिन जो अभी जो नॉर्मल जो फी परसेंटेजेस है वो मोरलेस नॉर्मल ट्रेजेक्टरी का है। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हमारी इस क्वार्टर में 11.08% निम्स प्लस फीस आई है। हमारे कोशिश रहेगा कि FY25 में हम ये ट्रेजेक्टरी मेंटेन करें, लेकिन कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है जिसमें सिर्फ 2 बेसिस पॉइंट्स की इंक्रीज आई है ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, हमारी सॉर्ट ऑफ एस्टिमेट है कि ओवर द रेस्ट ऑफ द ईयर, जैसे बाकी क्वार्टर हम देखें तो इसमें शायद 15 से 20 बेसिस पॉइंट्स की इंक्रीज आ सकता है, क्योंकि जो हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किए थे, अगर जैसे जैसे वो सॉर्ट ऑफ रोल ओवर और रिफाइनेंस होते जाएगा उसमें थोड़ा कॉस्ट ऑफ फंड्स का इंक्रीज हमको पास ऑन करना पड़ेगा पोर्टफोलियो को। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी पोर्टफोलियो है उसमें हम यील्ड बढ़ाए। जैसे हमारी जो हाई वॉल्यूम बिजनेसेस है, मॉर्गेज हो, टू व्हीलर हो, इसमें हम थोड़ा यील्ड बढ़ाए, थोड़ा रियलाइजेशन बढ़ाए, और कोशिश करें कि हमारी जो निम्स प्लस फीस है उसको एक स्टेबल 11% प्लस ट्रेजेक्टरी में रखे फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। ओके, और लोन ग्रोथ को लेकर क्या अनुमान लगा सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं एडवांसेस के बारे में बात करूंगा, ग्रोथ के बारे में बात करूंगा। जैसे आपको पता है कि हमारी ज़्यादातर काफ़ी बिजनेसेस हमारी रूरल ओरिएंटेड बिजनेसेस है, जैसे अपना रूरल बिजनेस फिनेंस वर्टिकल या अपना फार्मा फिनेंस और ट्रैक्टर फिनेंस वर्टिकल। अभी जैसे आप देखेंगे कि लास्ट ईयर बारिश काफ़ी पोर रहा लास्ट ईयर, और हमारा ट्रैक्टर बिजनेस काफ़ी स्लगिश रहा है। इस साल अब तक जुलाई तक बारिश ठीक ठाक रहा है। 2 जून में थोड़ा देर से बारिश चालू हुआ, लेकिन जुलाई में मोरलेस लॉन्ग टर्म एवरेज को ट्रेंड कर रहा है बारिश। और अगर बाकी ट्रेजेक्टरी ऑफ द मॉनसून अगर ठीक रहा तो हमारी ये उम्मीद है कि रूरल डिमांड और रूरल कंजम्पशन थोड़ा अच्छा रहेगा कंपेयर टू लास्ट ईयर। और अगर रूरल डिमांड और रूरल कंजम्पशन अच्छा रहा तो हमारी जो रूरल ओरिएंटेड बिजनेसेस है उसमें ग्रोथ अच्छा आ सकता है। बट अगर ये डिपेंडेंट है ट्रेजेक्टरी ऑफ द मॉनसून जो है फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। अगर हम अर्बन बिजनेसेस में देखें तो अर्बन बिजनेसेस में होम लोन्स की डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। टू व्हीलर बिजनेस में अच्छा ग्रोथ दिख रहा है हमको। लास्ट फेस्टिव सीजन से अप्रैल वाज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑफ आवर टू व्हीलर बिजनेसेस। तो टू व्हीलर बिजनेस में ग्रोथ तो स्ट्रांग दिख रहा है हमको। तो ओवरऑल जो लाइंस ऑफ बिजनेस में हम ऑपरेट करते हैं, जैसे होम लोन्स बोले, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोले, एसएमई फाइनेंस, टू व्हीलर, ट्रैक्टर फाइनेंसिंग, रूरल बिजनेस फाइनेंस, हमको एक सेटिस्फैक्टरी ईयर की आशा है ऑन द बैक ऑफ अ गुड मॉनसून। अगर रहे तो अनसिक्योर्ड लेंडिंग की, तो पर्सनल लोन्स बिजनेस जो है हम उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर रहे थे लास्ट ईयर बिटवीन Q3 और Q4। अभी अगर देखेंगे कि बिटवीन Q3 ऑफ लास्ट ईयर टू Q1 ऑफ दिस ईयर हमारी पर्सनल लोन्स की डिसबर्समेंट्स थोड़ा बड़ी है, लेकिन हम पर्सनल लोन्स को रिस्क कैलिब्रेटेड वे में ग्रो करेंगे। सो ओवरऑल फ्रॉम द एडवांसेस साइड हमको लगता है कि हम एक सेटिस्फैक्टरी ईयर की आशा कर सकते हैं। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं मार्केट्स की और बजट की।
हमारे साथ इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह जुड़ गए हैं। ताहिर जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट में बहुत बड़ी रैली ऑलरेडी आ चुकी है और एक काफ़ी स्ट्रांग है मार्केट इस समय। क्या बजट में जाते वक्त कुछ रिस्क है इस मार्केट को, या अगर कोई गिरावट आ भी गई तो वो टेम्परेरी होगी? आपका क्या व्यू है इस समय? सो देखिए ये बजट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिकैलिब्रेशन शायद थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। देयर विल बी एक पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड देखने को आ रही है जहाँ पे मतलब यू नो एज वी नो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पे ज़्यादा अटेंशन दिया जा रहा है और वो काफ़ी ज़रूरी भी था एक हद तक। लेकिन अब शायद वो कुछ एक्सटेंड पे कुछ मॉडरेशन और कुछ रीबैलेंसिंग करने की शायद ज़रूरत पड़ जाए। और पोर्टफोलियोज का एक तरीके से अगर मार्केट में मूवमेंट देखे या अगर मार्केट के ओवरऑल जो उसका जो रुख रहा है अभी तक, वो ये है कि मतलब इन सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्रियल्स वगैरह जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह रिलेटेड है, उनमें काफ़ी हद तक हमें मूवमेंट देखने को मिली है। वैल्यूएशंस हैव आल्सो क्रेप्ट अप सिग्निफिकेंटली। तो आई थिंक कुछ हद तक यू विल सी सम रीबैलेंसिंग व्हिच विल बी रिक्वायर्ड, और उसके चलते हुए आई थिंक देयर कैन बी सम करेक्शंस एज वेल, जहाँ पे कुछ सेक्टर से रोटेशन आने की संभावना ज़रूर है। तो आई थिंक एक ऐसा एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन या एक इवेंट आने जा रहा है जहाँ पे मतलब कुछ रिकैलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ जाए, और उस चक्कर उसी संदर्भ में मार्केट के अगर कुछ मोमेंट्स एडवर्स मोमेंट्स हमें देखने को मिल सकती है। तो इस समय आप क्या व्यू ले रहे हैं? आपका एक बहुत सक्सेसफुल स्मॉल कैप फंड भी है जो काफ़ी अच्छा किया है उसने। स्मॉल कैप्स में जिस तरीके की रैली हुई है उसके बाद यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? आई नो कि एक एज इसमें बॉटम अप पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन ओवरऑल अब क्या थीम्स काम करेंगी? कहाँ आपको लगता है थोड़ा पैसा ले लेना चाहिए? नहीं, ये ठीक है। वही फिलॉसफी मतलब हम लगभग आई थिंक सभी फंड्स में हम अप्लाई कर रहे हैं कि कुछ हद तक ये एक जो जर्नी है, जो रीबैलेंसिंग की जर्नी, हमने शायद कुछ 3-4 महीने पहले ही शुरू कर दी थी। तो आई थिंक वी आर ऑलरेडी ऑन कोर्स विद दैट। एंड वही चीज़ हम शायद स्मॉल कैप में भी हम दोहरा रहे हैं। एंड व्हाट वी आर एसेंशियली ट्राइंग टू डू इज जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट वगैरह है, अगर कुछ वहाँ पे जो हमारा वेटेज है वो हमने ज़रूर कम किया है। हमारा जो ओवरवेट सिचुएशन है वहाँ पे, या ओवरवेट स्टांस है, उसको हमने थोड़ा मॉडरेट ज़रूर किया है। और कुछ हद तक पोर्टफोलियो में रीबैलेंस करने की या एक 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 बैलेंस लाने की हमने कोशिश की है, जहाँ पे वी ट्राई टू अकोमोडेट अदर सेक्टर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल थोड़ा टेक हो गया, या शायद फॉर एग्जांपल इवन कंजम्पशन रिलेटेड जो है उनको थोड़ा हमने ज़्यादा महत्व दिया है पिछले कुछ वीक्स में या कुछ महीनों में। तो आई थिंक स्मॉल कैप की ओवरऑल एक्साइटमेंट अभी भी है, और बॉटम अप अपॉर्चुनिटी जैसे आपने कहा कि आती रहती है सामने। लेकिन वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू एक एक हद तक पोर्टफोलियोज में एक कंसंट्रेशन या एक एकदम पोलराइजेशन लाने से हम शायद थोड़ा हिचक रहे हैं। वी डोंट रियली वांट टू मेक द पोर्टफोलियोज वेरी पोलराइज्ड। एंड एक तरीके का बैलेंस अगर आ जाए तो आई थिंक देन इट विल बी इजी टू नेविगेट ऑल काइंड्स ऑफ मार्केट कंडीशंस। ताहिर जी, इस वक्त मतलब इस बार के क्वार्टरली अपडेट्स में जो एफएमसीजी कंपनियों द्वारा अपडेट शेयर किए गए थे वो स्ट्रॉन्ग थे, और एक स्ट्रॉन्ग आई थिंक रूरल इंडिया से जो थे वो स्टैट्स विजिबल थे, उसमें कोई राय नहीं है। और इस बार के निफ्टी एफएमसीजी के मूव में आई थिंक जो ब्रेथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लास्ट टाइम भी निफ्टी एफएमसीजी ऑल टाइम हाई पे था, बट वो मोमेंटम सिर्फ कुछ कंपनियों तक सीमित था। अभी एफएमसीजी पर अभी तक के जो मॉनसून प्रोसीडिंग्स हैं उनको देखने के बाद आपका टेक क्या है? क्या अगले 6 महीने 2 क्वार्टर्स जो है वो डोमिनेट कर सकता है एफएमसीजी? जी बिल्कुल। आई थिंक देखिए एक स्ट्रॉन्ग अंडरकरंट बन सकता है यहाँ पे धीरे धीरे, जैसे जैसे जो मैक्रो टॉप डाउन जो व्यू मार्केट में अगर बनते गया, और जो फैक्टर्स है वो अगर पॉजिटिव आते गए, जिसकी हमें कुछ हद तक अपेक्षा भी थी, जैसे मॉनसून हो गया, या पॉसिबली अगर इंटरेस्ट रेट्स में अगर गिरावट आती है आने वाले दिनों में, तो आई थिंक और एक तरीके का एक सिक्लिकल अपटर्न जो
पिछले हमने 2-3 साल से 2 ढाई साल से करीब हमने देखा है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स है जैसे एफएमसीजी कंजम्पशन रिलेटेड कुछ है पार्ट्स जहाँ पे हमने दिक्कत देखी है। आई थिंक वो सिक्लिकलिटी वैसे भी एक करीब-करीब 2 ढाई साल से प्ले आउट हो रही है। तो एक अपटर्न का क्लियरली एक अपेक्षा वहाँ पे भी एक एक्सपेक्टेशन बनती जाएगी और मुझे लगता है जैसे-जैसे वो फैक्टर्स और ज़्यादा अपने आप को असर्ट करते जाएँगे तो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो रीएलोकेशंस जो अभी होने जैसे आप कह रहे हो कि हो रहा है दिख रहा है होते हुए मुझे लगता है वो और ज़्यादा एक्सेंचुएट हो जाएगा और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा और आई थिंक that may lead to some of these parts of the market also uh, covering up their underperformance of the last some time. अच्छा ताहिर जी, अभी आपने बजाज ऑटो के नंबर्स देखे होंगे आई होप, बट इन नंबर्स के पीछे जिस प्रकार का हमने आई थिंक प्राइस टच देखा है, आई थिंक CY23 का सेकंड हाफ और इवन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ CY24 एंटायरली बिलोंग्स टू टू व्हीलर स्पेस। आपका व्यू क्या है इस वक्त? मतलब टू व्हीलर्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? अल्टीमेटली मैं जानना चाह रहा हूँ ताहिर जी कि आप थोड़े से कॉशियस कहाँ पर हैं? क्या वो ये स्पेस है क्या? आई थिंक सो। आई मीन ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे हमने हमारी अच्छी खासी पोजीशनिंग रही है पिछले कुछ समय से और काफी अच्छा हमें फायदा भी हुआ है इन आवर पोर्टफोलियोज। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए ये जो रूरल की स्टोरी है या कंजम्पशन रिलेटेड जो रिकवरी की स्टोरी है वो शायद शुरुआत ही टू व्हीलर से हुई एंड आई थिंक टिपिकली हम कहते आ रहे हैं कि मतलब जनरली वो एक अच्छा एक लीड इंडिकेटर हुआ करता है। तो मुझे लगता है कि वो उसकी शुरुआत हो गई और अब जैसे जैसे और मसले हल हो रहे हैं या फैक्टर्स जो इम्पोर्टेंट है रूरल रिकवरी के लिए वो सामने आते जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि बाकी सब जो सेगमेंट्स है रूरल मार्केट के उनमें उनमें थोड़ा एक्साइटमेंट या अपसाइड हम देखने को हमें मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत टू व्हीलर से हुई वहाँ एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस वगैरह आया है। एज आपने बताया कि रिलेटिव टू अर्निंग्स ग्रोथ वहाँ पे वैल्यूएशंस की भी एक एक्सटेंशन हुई है और मुझे लगता है कि अब शायद एक समय आ गया है जहाँ वहाँ से थोड़ा रोटेट करके कुछ और ऐसे जो सेगमेंट्स हैं जहाँ पे सेकंड ऑर्डर बेनिफिट्स दिख सकते हैं फ्रॉम कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू उन पे शायद थोड़ा गौर करना चाहिए। आई थिंक दैट विल बी यूजफुल इन टर्म्स ऑफ वंस अगेन क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ पोर्टफोलियो रिबैलेंस। ओके ताहिर जी, आईटी पर अब क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि मार्केट तो पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है सारे नंबर्स को, स्टॉक्स चल चुके हैं काफ़ी और कमेंट्री भी आ रही है कि शायद वर्स्ट इज़ ओवर। सो अनुज जी, अगेन दिस इज अ सेक्टर जहाँ पे मेरा ये ऐसा ओपिनियन रहा है कुछ समय से पिछले 1 आध 2 महीने से कि आई थिंक दिस इज अ सेक्टर जिनको एक रिकवरी पाथ की पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे हमें देखना चाहिए। आई थिंक पिछले 2023 की अगर बात करें तो एक्चुअली द होल ईयर वाज स्पेंट डिबेटिंग एंड डिस्कसिंग के अमेरिका और शायद जुड़े हुए रीजन्स में कैन वी सी रिसेशन और वो जो डिस्कशन डिबेट वगैरह था वो वैसे भी इट्स नॉट ऑन द टेबल एंड अब बातें इस बात की हो रही है कि हाउ स्ट्रॉन्ग कैन द ग्रोथ बी इन सम ऑफ दीज कंट्रीज एंड आई थिंक अगर इस तरीके का ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड रिकवरी की अगर हम अपेक्षा कर सकते हैं या एक कॉन्वर्जेशन उस तरफ जा सकता है तो आई थिंक टेक एज अ सेक्टर विल बी एक्साइटिंग। मुझे लगता है कि वैसे भी हमने देखा था कि इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज को बिजनेस आने में दिक्कत नहीं थी, एग्जीक्यूशन और रैंप अप की जरूरत थी एंड आई थिंक ये क्वार्टर की शुरुआत एक अच्छे मूड पे हुई है। हमने देखा है कुछ कंपनीज जिन्होंने अपने रिजल्ट्स जाहिर किए हैं उनका हमने कमेंट्री भी अच्छा कुछ हद तक मैं कहूँगा पिछले 2-3 क्वार्टर से कमेंट्री हैज टर्न्ड आउट टू बी समवॉट बेटर और आंकड़े भी जैसे हमने देखे कि हैव बीन समवॉट बेटर देन मार्केट्स एक्सपेक्टेशन। तो आई थिंक अगेन ये एक अर्ली स्टेजेस वाला आई वुड से recovery turnaround stroke एक वैल्यू प्ले इमर्ज हो सकता है एंड वी आर लुकिंग एट इट क्वाइट पॉजिटिवली। ये एक अगेन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम थोड़ा रीएलोकेशन और रीबैलेंसिंग का एक फायदा उठा रहे हैं। ओके, चलिए ताहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात थैंक यू करने वेरी के मच। लिए। ओके, चलिए अब एंजल वन की बात करते हैं। पहली तिमाही में नंबर्स अच्छे रहे हैं, मुनाफे में 35% का उछाल आया है जबकि आय
74% बढ़ी है। कंपनी के क्लाइंट बेस और डीमैट अकाउंट शेयर में भी बढ़ोतरी हुई है। बात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश ठक्कर से। दिनेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर एक फर्म रही है जिसने पूरा रेवोल्यूशनाइज करा है लिस्टेड स्पेस में, तो वो एंजल वन है। हमारी लगातार बात हुई है इस बारे में। एक रिसेंटली लेकिन जो हुआ है उसको लेकर मैं आपसे एक व्यू जानना चाह रहा था। एक जीरोधा के एमडी हैं, आई एम श्योर आप ने पढ़ाई होगा उनका ट्वीट, नितिन कामत, जिन्होंने कहा था कि हमारी जैसी इंडस्ट्रीज सिर्फ एक सर्कुलर दूर होती हैं अर्निंग्स में सिग्निफिकेंट डेंट से। क्या इस तरीके के रिस्क बन रहे हैं कि ये जो अर्निंग्स आप देख रहे हैं इन पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेगुलेटरी रिस्क आने की तैयारी हो रही है? तो अनुज, मुझे इस मार्केट में करीबन 26-27 साल हुए हैं। काफ़ी रेगुलेटरी चेंजेस आए हैं जिसमें मे बी मोमेंटरीली डेंट आते हैं, बट जो हमें देखना चाहिए कि ये जो बिजनेस मॉडल है वो स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर हो रहा है। रेगुलेटर यहाँ पर इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन रोकने के लिए नहीं आए हैं। वो जो भी अब ऐसे कुछ चीज़ें देखते हैं जहाँ पे उनको लगता है इन्वेस्टर के लिए सही नहीं है, वो स्टेप्स लेंगे। और एज एन इंडस्ट्री हमको एडजस्ट करना है उससे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ का इंडिया का अंडर पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा है। अगर ये जो पॉपुलेशन है जो सेविंग करती है, जो पैसे बचाती है, वो अगर इक्विटी मार्केट में आ जाए, वो नंबर 60 करोड़ 65 करोड़ है। आज आप देखोगे हार्डली 4 या 5 करोड़ अकाउंट एक्टिव है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो टोटल क्लाइंट बेस कहते हैं वो अगर इस इंडस्ट्री में आ गया और उनका जो लाइफ टाइम वैल्यू है, जो वो लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, जो भी चीज़ें कैपिटल मार्केट में करते हैं, उसकी वैल्यू आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी है। तो मुझे नहीं लगता है कि वी शुड रिएक्ट ऑन सम काइंड ऑफ लाइक अनाउंसमेंट। हमने देखा आज तक जितने भी रेगुलेटरी अनाउंसमेंट आए हैं उसके बाद में मार्केट का पार्टिसिपेशन बढ़ा ही है। तो वी आर वेरी होपफुल, ये पार्टिसिपेशन का जो ग्रोथ है वो कम नहीं होने वाला है। और रही बात हमारे रेवेन्यू की एडजस्टमेंट करने की, तो काफ़ी लीवर्स है ब्रोकिंग हाउसेस के पास अपना कॉस्ट एडजस्ट करने के लिए या प्राइसिंग एडजस्ट करने के लिए, टू कीप दिस मॉडल वेरी हेल्दी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ इन्वेस्टर कम होगा मार्केट में, हमें नहीं लगता है। नहीं, मैं एक स्पेसिफिक पर आ रहा था, मैं उसके बाद आपके नंबर्स पर भी बात करूंगा। एक स्पेसिफिक जो था, जो सेबी ने कहा है कि जो ब्रोकर्स हैं जो एक्सचेंज के साथ वो कैशबैक, जो उनको कैशबैक अलग वर्ड हो गया, लेकिन मतलब उस तरीके का ही टर्म लेवल जो अनाउंसमेंट है, इंसेंटिव जो है वो ख़त्म करें। तो उससे स्पेसिफिक जो मैं पढ़ रहा था कि डिस्काउंट ब्रोकर्स और डीप डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिए वो करीब 25 से 30% है। तो वो भरपाई कैसे होगी फिर? ना, टोटल इसका जो अपने 8% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू का ये जो फिगर है, इट इज 8% ऑफ आवर ग्रॉस रेवेन्यू। एंड आप देखोगे काफी चीजें हमने, बिकॉज हमको ये मिल रहा था, हमने काफी चीजें फ्री दी हुई थी। तो वो हम फ्री का जो ऑफर्स है वो अगर हम चेंज कर दे तो ये ऑफसेट हो जाएगा उससे। ओके, काफी चीजें हम सब्सिडाइज करते थे क्योंकि हमको काफी बेनिफिट डिस्काउंट मिल रहा था बिकॉज ऑफ और वॉल्यूम। तो कहाँ पर भी किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप वॉल्यूम देते हो तो होलसेल का प्राइस अलग होता है, रिटेल का अलग होता है। बट अगर रेगुलेटर को लगता है ये नहीं होना चाहिए तो हमें लगता है ये ठीक है। बट क्या हमें ज्यादा इम्पैक्ट होगा ये 25% वगैरह? ना, जो इम्पैक्ट है 8 से 10% का है और काफी लीवर्स है हमारे पास टू ऑफसेट दिस 8 से 10% का इम्पैक्ट। अच्छा, तो अब मैं आता हूँ आपके नंबर्स पर। आपकी फ़ी इनकम जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट रही। क्या आप एक पीक पर आ गए हैं हम, जो यहाँ से मतलब अब क्या बहुत ज़्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन ना रखें? इन टर्म्स ऑफ आप जो कह रहे हो फीस, यानी फी इनकम, एक तो ब्रोकरेज है। अब फी इनकम किसको कह रहे हो इसमें? हाँ, वही हो गया आपका ब्रोकरेज और बाकी की जो फीस है। हाँ, तो उसमें मुझे नहीं लगता अभी तक का फ्लैट हुआ है कि जैसे ही ये इन्वेस्टर बेस बढ़ रहा है, डेफिनेटली जितनी भी इनकम्स है जिस भी हेडिंग में है, से हमारी अराउंड 65% इनकम तो ब्रोकिंग में आती है, 21% इंटरेस्ट में आती है, डिपॉजिटरी में अराउंड 4% आता है। तो प्रोपोर्शनेटली हमको लगता है अभी भी कस्टमर का जो इनफ्लो है वो काफी हद तक स्ट्रांग है। हमें लगता है कस्टमर का इनफ्लो करीबन ईयर ऑन ईयर
75 से 80% से ग्रो होगा, तो वो प्रोपोर्शनेट आप देखोगे हर हेडिंग में रेवेन्यू बढ़ेगा। प्लस हम नए जो वर्टिकल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट प्रोडक्ट्स, ये सब तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुए हैं। ये अगर स्टार्ट होंगे तो उनकी भी जो इनकम है वो कंट्रीब्यूट करेगी, मे बी बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। अच्छा दिनेश सर, गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। ये इस पूरे साल के लिए सर आपका क्लाइंट्स एडिशंस को लेकर क्या आउटलुक है? और एक और चीज़, डेरिवेटिव वॉल्यूम्स, अगर डेरिवेटिव्स पे टैक्सेशन और आई थिंक किसी भी प्रकार से अगर डिमोरलाइज किया जाता है थोड़ा सा, से भी सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि वीकली एक्सपायरीज जो हैं वो रिटेल मनी को काफ़ी हद तक खा रही है। वो एक अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी है जिसका अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का योगदान नहीं है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और आपका क्लाइंट एडिशन को लेकर सर पूरे CY25 के लिए, FY25 के लिए आउटलुक क्या है? वीरेंद्र, पहले मैं बात करूंगा अपना जो ये ग्रोथ इन ऑप्शन मार्केट देखा गया है। मुझे लगता है ये परसेप्शन है कि ये ओवर लेवरेजिंग हो रहा है, रिटेल कस्टमर काफी हद तक अपना ये ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप FY18 से आज तक का ग्रोथ देखोगे, जहां पे मैं फ्यूचर का ऑप्शनल वैल्यू लेता हूँ, नोशनल वैल्यू लेता हूँ, और ऑप्शन का मैं अपना ये प्रीमियम वैल्यू लेता हूँ, तो इसका कैगर सिर्फ 11% है। कैश मार्केट का कैगर 16% है। आप कस्टमर बेस देखोगे, FY18 से आज तक 10x से बड़े हैं, 10x का कंट्रीब्यूशन उन लोगों ने किया है। मुझे लगता है ये जो ग्रोथ हम देख रहे हैं पूरे मार्केट में, इट इज बिकॉज ऑफ अंडर पेनिट्रेशन बहुत था इंडिया में, और काफी लोगों को एक्सेस था नहीं मार्केट में। तो अगर आप एक्सपोजर देखोगे पर क्लाइंट वाइज, एक्सपोजर पर क्लाइंट वाइज डिक्रीज हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ है। तो ये क्या बताता है कि ओवर स्पेकुलेशन नहीं हो रहा है। ये जो दिख रहा है वॉल्यूम बड़ा है, इट इज बिकॉज ऑफ मोर पीपल पार्टिसिपेटिंग। जो 65% भारत इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं था, आज मोबाइल के हिसाब से, डिजिटल जर्नी के हिसाब से वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई हार्श स्टेप्स आएंगे। जो भी स्टेप्स आएंगे, वी वुड से इट वुड बी गुड फॉर इंडस्ट्री। वी डोंट आई थिंक वी हैव इनफ इलास्टिसिटी इन टर्म्स ऑफ एडजस्टिंग फॉर ऑल दैट। क्लाइंट का ग्रोथ हमें नहीं लगता है कोई कम होगा, क्योंकि आप अगर देखोगे इंडिया का यूथ मोस्टली जो है यूथ यंग पॉपुलेशन है। उनके एस्पिरेशंस है कि हमें इक्विटी मार्केट में आना है, हमको वेल्थ का क्रिएशन और मल्टीप्लाई करना है। उनकी जर्नी FNO या कोई प्रोडक्ट से स्टार्ट होगा जहां पर उनको लगता है इजी है एंट्री मारना। 2-3 चीजें हुई इंडिया में ये 2-3 साल में। एक तो डिजिटाइजेशन के हिसाब से बहुत इजी एक्सेस मिल रहा है यूथ को, अच्छे इंस्ट्रूमेंट आए जहां पे उनको लगता है हमारे एस्पिरेशंस ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ मीट हो सकते हैं। दिस इज एन एंट्री पॉइंट। अब ये कस्टमर की जर्नी देखोगे तो धीरे धीरे वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। तो मुझे लगता है उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, और बेस्ट ऑल्टरनेटिव इक्विटी है। उनकी जर्नी ऐसी ही रहेगी, बट जो भी रेगुलेशन के चेंजेस आएंगे उसमें मुझे लगता है क्लाइंट का ग्रोथ उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट जो प्राइसिंग है वो थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। चलिए दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे इस पूरे टॉपिक पर मैं आपके साथ एक लंबी डिस्कशन करना चाहूँगा, वो कभी और करेंगे, एक आधे घंटे की डिस्कशन करेंगे आपके साथ इस पर। अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जब वापस लौटेंगे तो ट्रेडर्स हॉटलाइन।